हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की कंप्लीट एक सीरीज़ चला रखी है, शुरू से लेकर अंत तक आपकी तैयारी करवाने का हम प्रयास करेंगे। इसमें दोस्तों हमारा लर्निंग एंड थिंकिंग हमारा चैप्टर था, उसका हम सेकंड पार्ट, जिसमें हम लॉज ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, स्टाइल ऑफ लर्निंग और कर्व्स और टाइप ऑफ लर्नर्स, हर प्रकार के जो हमारे कंसेप्ट हैं उसको हम तैयार करने का, कंसेप्ट क्लियर करने का, आपकी मन में एक तैयार करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी हर टीचिंग एग्ज़ाम, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, रीट, केवीएस, बी टेट या फिर कोई भी आपका पेपर हो, उसमें सीडीपी में आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपनी तैयारी करने का हम आनंद लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात होती है लॉज ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आपने थॉर्नडाइक जी का तो नाम बहुत जगह सुना होगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर भी यही कहे जाते हैं। और आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो हम आगे सीखेंगे वहाँ पर, जो कि बिल्ली से कनेक्ट है, उसमें भी थॉर्नडाइक जी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और साइकोलॉजी में एजुकेशनल विभाग में थॉर्नडाइक जी का एक अलग ही नाम व्याख्यान है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है, जो सीखने के नियम है, वे हमारे थॉर्नडाइक जी की ही देन है। Thorndike was the founder of the laws and learning, which was experimented a lot in educational field. It also improvised into two ways. दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक जी ने लॉट ऑफ एजुकेशनल फील्ड में एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। फिर दोस्तों बात आती है कि जो सीखने के नियम है, जो लॉज ऑफ लर्निंग है, वो दो प्रकार के हैं, प्राइमरी लॉज, सेकेंडरी लॉज। दोस्तों, अब बात करेंगे प्राइमरी लॉज क्या है और सेकेंडरी लॉज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी लॉज हैं, that primary laws of learning were provided by Thorndike. According to him, there are three types of primary laws in our learning. दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बात की थी कि सबसे जो प्राथमिक जो हमारे नियम हैं, लॉज ऑफ लर्निंग, वो तीन प्रकार के हैं और इन्हीं को फॉलो कर कर हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को हम याद करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है लॉज ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी के अंदर तत्परता नहीं देखेंगे, स्टूडेंट के अंदर, तो उसको वो कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे लॉज ऑफ तत्परता का नियम में, हमारे अंदर काम करने की एक तत्परता होती है। जिस काम को करने में मज़ा आता है उसके लिए हम सदैव तत्पर बैठे रहते हैं। इंटरेस्ट की बात है दोस्तों, किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर जितनी ज़्यादा तत्परता होगी, मतलब करने की इच्छा ज़्यादा होगी, उतना ही हमें सीखने में मज़ा आता है और उतना ही हम सीखते भी हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम सीख रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहने का प्रयास करें दोस्तों, तो दिमाग या संज्ञान में चल रही प्रतिक्रिया तत्परता कहलाती है। तत्परता दोस्तों रेडीनेस, आप किसी चीज़ के लिए रेडीनेस है, यह एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है। दोस्तों, आप आई थिंक आप सभी को तत्परता का नियम समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं, किसी काम को लेकर हम जितना भी ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम सीखते हैं। बार बार अनुक्रिया करने के लिए हम काम में महारत हासिल कर लेते हैं। इसमें दोस्तों हम दो टाइप्स में बांटेंगे। एक तो होता है लॉज ऑफ यूज़, एक होता है लॉज ऑफ डिसयूज़। आपने दोस्तों अपने नॉर्मल मतलब डेली लाइफ में भी देखा होगा, किसी चीज़ को हम, किसी वस्तु को, किसी टॉपिक को, किसी फिल्म को, या फिर आपके प्रिय मतलब किसी नाटक को या फिर सीरियल जो आप देखते हैं उसको, आप अगर हम एक फ़िल्म से एग्जांपल लें तो हम किसी फिल्म को अगर 6 साल महीने में देखते हैं तो हम उसके धीरे धीरे थोड़े थोड़े सीन्स उसको मिस करने लग जाते हैं। अगर हम फिल्म को एक महीने में 3-4 बार देख लेते हैं तो हमें फिल्म बिल्कुल तटस्थ याद हो जाती है। हर एक डायलॉग को हम अपने रट्टू तोते की तरह बोलते हुए घूमते फिरते हैं। तो इसी से दोस्तों हम आइडिया लगा सकते हैं, या फिर आप मैथ्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी सब्जेक्ट के दोस्तों आप अपने जीवन में उसको करते रहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के टच में रहते हैं। लॉ ऑफ यूज़ मतलब उसको आप यूज़ कर रही हैं, और जब उससे आपका संबंध टूट जाता है उस सब्जेक्ट से, तो आप उसको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई फेस करते हैं। फिर बात आती है दोस्तों लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये दोस्तों हमारे स्टूडेंट में काफ़ी देखने को मिला है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब प्रभाव के नियम में फ्रीक्वेंसी या नवीन मतलब विशेष महत्व रखते हैं। प्रभाव के नियम के अनुसार यदि किसी काम को हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे इफेक्ट आ रहा है, हमें याद हो रहा है, तो हम उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। किसी काम को करने में अगर हमें पुरस्कार मिलता है तो हम उस काम को बार बार करते हैं, और सज़ा मिलती है तो हम उसको कम कर देते हैं। इससे भी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं।
फिर दोस्तों बात आती है सेकेंडरी लॉज, जिसे हम गौण नियम भी बोल देते हैं। तो गौण नियम क्या है दोस्तों? थॉर्नडाइक ने सीखने में अपने गौण नियमों का विशेष महत्व बताया, जो निम्न प्रकार हैं। थॉर्नडाइक हैज गिवन स्ट्रेस टू सेकेंडरी लॉज इन लर्निंग। दोस्तों पहली बात है लॉ ऑफ एटीट्यूड, जिसे हम अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम भी बोल देते हैं। दोस्तों मनोवृत्ति का अर्थ होता है देखने का नज़रिया, एटीट्यूड, क्या आपका देखने का नज़रिया है उस टॉपिक के प्रति, उस चीज़ के प्रति जो भी आपका काम है। दोस्तों किसी भी काम को करने में जितनी हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतना ही हम ज़्यादा सीखते हैं। अगर हमारी जो एटीट्यूड है, जो हमारा एटीट्यूड काम करने में नहीं होगा तो उसमें हम कोई ना कोई एरर, त्रुटि जरूर कर देंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको लॉ ऑफ एटीट्यूड जो हमारा सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में फर्स्ट है, ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर बात करेंगे दोस्तों लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों आंशिक क्रिया में अगर इसके नाम से ही समझे दोस्तों पार्शियल एक्टिविटीज़, तो छोटे छोटे भागों में किसी काम को बांटने में हमें ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है बकाए उस काम को पूरा अगर काम करने में। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम छोटे होते थे तो हमें टेबल याद कराते थे हमारे टीचर। ये बोलते थे कि आपको छुट्टियों में जो 1 मंथ की छुट्टी होती हैं उसमें आपको टेबल याद करके लानी है या फिर काउंटिंग याद करके लानी है। लेकिन हम देखते थे दोस्तों शुरू में हमको जो पूरा बर्डन होता था पूरे मंथ में, क्योंकि हम खेलते रहते थे और आखिर में हमको याद नहीं होता था। लेकिन दोस्तों स्कूल में जाने के बाद मंथली या वीकली हमारे टीचर हमको बहुत आगे तक टेबल याद करवाते थे, क्योंकि छोटे छोटे कामों में बांटते थे कि 1 महीने में 5 तक की टेबल, फिर 8 तक की टेबल, फिर 10 तक की टेबल। हमें धीरे धीरे छोटे छोटे कामों में पूरी एक्टिविटी कराने का प्रयास करते थे दोस्तों। फिर बात आती है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स में दोस्तों आप कह सकते हैं कि उसका मतलब बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें क्या है दोस्तों, किसी काम के प्रति जितनी भी क्रियाएं करते हैं उतना ही काम को सीखने में महारत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों जितनी बार आप ट्राई करेंगे, ये आपका वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो हमारी थॉर्नडाइक की है, जो हम आगे वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो उसमें हम देख सकते हैं जितने आप हाथ पैर मारेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर आपको सुनाता हूँ, जब हम एक पार्ट को बार बार याद करते हैं तो उसकी प्रश्नावली और उसके शब्दार्थ और उसके एवरीथिंग ट्रू फॉल्स तक भी हम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। फिर बात आती है दोस्तों लॉ ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण का नियम। दोस्तों जब बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है तो उसे आत्मीकरण कहलाता है, अर्थात नए ज्ञान को आत्मसात करना एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब ये आपने पहले भी समझ लिया होगा, जब हमने प्याजे का टॉपिक किया था एसिमिलेशन अकोमोडेशन, तो वहाँ पर भी आई थिंक आपको समझ में आ गया। एसिमिलेशन होता है दोस्तों पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना। अगर मैं आप नॉर्मली भाषा में बात करूँ तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना। जितना ज़्यादा हम आत्मसात करते हैं उतने ही ज़्यादा हम सीखते हैं। फिर बात आती है दोस्तों लॉ ऑफ एसोसिएटिव, सहचर्या स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी कार्य रिस्पॉन्स है जो जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है, एक नए स्टिमुलस से भी उत्पन्न होती है। बाद में जो हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग जो है हमारे इसी का भाग बना हुआ है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जो हमारा पावलोव के सिद्धांत में पहले खाना जो स्टिमुलस बढ़ाता है, बाद में घंटी जो है दोस्तों रिस्पॉन्स कराता है। तो ये है दोस्तों एसोसिएटिव शिफ्टिंग। मतलब अगर आपको चॉकलेट दिखा के आपसे काम किया जाता है तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एसोसिएटिव के अंदर आएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। इसमें दोस्तों अतीत की समान प्रतिक्रिया में की गई जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं उसी के आधार पर नई स्थिति में अनुक्रिया जो हमारा लॉ ऑफ एनालॉजी बनाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक काम का दूसरे में कैसे प्रयोग है। दोस्तों आप ध्यान से एग्जाम्पल को सुनिएगा। एक बच्चा पहले जब मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो वह सीखता है कैसे हैंडल को पकड़ना है, फिर गियर कैसे लगाना है, फिर बाइक को बैलेंस करना सीख लेता है। फिर वह बड़ा होने पर जब वह कार चलाता है तो गाड़ी को बैलेंस करना और हैंडल करने का अतीत का जो सीखा हुआ सा काम है वो सारा उसका प्रयोग हो जाता है। दोस्तों आई थिंक आपको ये जो सेकेंडरी लॉज और प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। आप सभी को थोड़ा सा अंदाजा होगा इसका, अधिगम का स्थानांतरण। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों वेरी इजी टॉपिक है, ज़्यादा बर्डन आपको लेना नहीं है। आपको सभी कॉन्सेप्ट जो आपके टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वे यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास मैं करूँगा। दोस्तों बात आती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। व्हेन वी यूज आवर लर्नड एक्टिविटीज इन डिफरेंट प्लेसेस इट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक एंड वुड्सवर्थ। ये आपको याद करना है। दोस्तों सबसे पहले बात आती है
कि हम किसी भी सीखी हुई जो हमारी जो कोई भी सीखा हुआ काम है उसको हम कहीं पर भी दूसरी जगह उसको यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर वो नेगेटिव है, तो उसके बारे में जो हमारे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उसके बारे में हमने थॉर्नडाइक और वुड्सवर्थ साहब ने हमें बताया था। दोस्तों सबसे पहले बात आती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में दोस्तों हम बात करेंगे जब हमारा पूर्व ज्ञान है वो नई क्रिया में अगर काम आ रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपने दोस्तों मैथमेटिक्स किया होगा तो उसमें आपने परसेंटेज चैप्टर किया होगा। अगर आपका परसेंटेज चैप्टर हो जाता है उसके बाद आप लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर जब उठाते हैं तो आपको एक आसान जंप होने के कारण आसान एक स्टेप आगे बढ़े पाते हैं, क्योंकि आपको जो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर है उसके अंदर ही परसेंटेज का एक महत्वपूर्ण भाग रहता है, इसलिए वहाँ पर आपको एक अच्छा जंप लेने को मदद मिलती होगी। दोस्तों अब बात करें नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, तो दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है जब आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में बाधा पैदा करे। मतलब जैसे दोस्तों हम अगर बात करें, जैसे आपने अगर पुट बोलना सीखा लेकिन आप अब बट नहीं बोल पा रहे, बट निकल रहा है मुंह से, तो आपका पूर्व ज्ञान है जो आपका रट चुका है पुट, वो अब बट के तौर पर निकल रहा है, तो वो आपका नेगेटिव नॉलेज नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो चुका है। दोस्तों अब बात करें जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, तो नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों ये चीज़ आपके मतलब पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। दोस्तों अगर बात करें तो जैसे आपने हिंदी सीखी और इंग्लिश सीखी, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग मीडियम होने के कारण वे एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जैसे आपने इंग्लिश में नाउन चैप्टर किया और फिर आपने प्रीपोजिशन चैप्टर किया तो आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, या फिर आपने कोई भी टॉपिक लर्निंग का मतलब जैसे आपने ज्योमेट्री सीख लिया और उसके बाद अगर आप लॉस एंड प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपका नो इम्पैक्ट है, नेगेटिव मतलब जीरो इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये जो हमारा थॉर्नडाइक और वुड्सवर्थ है ये आप नोट कर लेना, ये आपको कम ही जगह देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों बात आती है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की भी कुछ थ्योरीज होती हैं जिसे हम अच्छी तरह याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समरूप तत्वों का सिद्धांत। दोस्तों ये जो थ्योरी है हमारी ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने हमें दी थी। हाँ दोस्तों जो हमारी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है ये हमारी थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। दोस्तों इसके नाम से ही पता लग रहा है आइडेंटिकल मतलब सेम, जो हमारा कॉमन होता है। दोस्तों इसमें बात करेंगे जैसे नाम से ही पता लग रहा है समरूप अर्थात एक समान। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विशेष विषय का अध्ययन किसी और विशेष के अध्ययन में सहायक हो सकता है। अर्थात सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी काम करते हैं तो नए व पुराने काम में कुछ एलिमेंट्स समान होते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो नया जो काम सीखते समय उपयोगी साबित होता है। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे दोस्तों गणित में लाभ और हानि अध्याय को प्रश्नावली हल कर रहे हैं तो 1.1 प्रश्नावली में कुल तत्व जो होते हैं, जो शुरू में जो 1.1 होता है वो हमारे 1.2 में काम आता है। जैसे हम अगर प्रैक्टिस 1 सेट है तो उसमें हम कुछ सीखेंगे जो कि हमारा पूरा का पूरा इम्पैक्ट 1.2 एक्टिविटीज़ में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमारे इससे कुछ डेली लाइफ हमारे जो एग्जाम्पल है वहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है थ्योरीज ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में दोस्तों यह सिद्धांत हमारे जड ने दिया था। दोस्तों आप स्पेलिंग याद कर लेना, जड। दोस्तों ये जो हमारे जुड है इसने दिया था सामान्यकरण का अर्थ दो परिस्थितियों के बीच में उचित संबंध मालूम करना। इनका मानना है कि परिस्थिति के अनुभव को सामान्यकरण करके दूसरे पर लागू किया जा सकता है। जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, एक डांसर को फाइनल प्रतियोगिता में ले जाने पर पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर फाइनल प्रतियोगिता में जीत जाता है तो अपने पुराने जो एक्सपीरियंस है, पुराने परिस्थितियों के अनुभव का सामान्यकरण करता है। फिर दोस्तों बात करेंगे हमें फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी, औपचारिक अनुशासन सिद्धांत। इस सिद्धांत का दूसरा नाम दोस्तों फैकल्टी थ्योरी ऑफ ट्रांसफर भी हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के मन में बहुत से स्वतंत्र प्रभावों और स्मरण शक्ति, कल्पना, विचार, तर्क व निर्णय का बना होता है। इस सिद्धांत का यह निश्चय है कि विशेष प्रभाव प्रत्येक परिस्थिति में काम करता है। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। तो यदि एक व्यक्ति के पास तर्क शक्ति ज़्यादा है, वह अपनी तर्क शक्ति को हर काम में लगा सकता है, वह प्रत्येक वस्तु के बारे में तर्क लगा सकता है। अगली है दोस्तों थ्योरी ऑफ आइडियल्स, आदर्शों का सिद्धांत। यह सिद्धांत दोस्तों बैगले ने दिया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, आप नोट डाउन जरूर कर लिया क्योंकि आपको कम ही जगह देखने को मिलेगा। बैगले, यह सिद्धांत दोस्तों बैगले ने दिया था।
इनके अनुसार सामान्यीकरण जनरलाइजेशन से ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर आदर्शों का पड़ता है। आदर्श अपनाए जाते हैं, वे सब परिस्थितियों पर लागू किए जाते हैं, इसलिए यह आदर्श स्थानांतरण कहलाता है। दोस्तों ये कुछ हमारे थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थी, जो कि आपने भली भांति सीख ली होगी। अब बात करेंगे हम प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। प्लेट्यू ऑफ लर्निंग में दोस्तों आप देखेंगे कि जब हम सीखने की गति में कुछ काम के लिए रुकावट आ जाती है तो इसे सीखने का पठार कहते हैं, जो कि वो अप एंड डाउन चलता रहता है। सीखने की गति सदैव एक समान नहीं होती, यह घटती और बढ़ती रहती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपके समझाने का एक एग्जाम्पल के थ्रू, अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अगर आप सीटेट की या फिर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, अगर आपने पिछले साल भी अटैम्प्ट किया था या फिर आपने कोई भी एग्जाम तैयारी की, जैसे मैं आपको नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। ये दोस्तों हमारी तैयारी के मान लो 5 महीने हैं, शुरू के 3 महीने और ये 2 महीने। तो आपने देखा होगा कि शुरू के 3 महीने में आपका ग्राफ नॉर्मल आ रहा है, और जब आपका पेपर एग्जाम आ जाता है दोस्तों, तब आपका ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो यही मैं आपको दोस्तों कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि सीखने की गति सदैव एक समान नहीं होती, ये घटती और बढ़ती रहती है। और आफ्टर एग्जाम, जब आपका एग्जाम चला जाता है दोस्तों, उसके बाद ये नीचे आने लग जाता है, क्योंकि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये आपका जो है पठार होता है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और पठार का कारण क्या है, क्यों ऐसा पठार आ जाता है और लगातार क्यों नहीं बना रहता ये, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे की इच्छा न हो, अध्यापक का स्थानांतरण ट्रांसफर कहीं और हो जाए, इसका मन फेवरेट जो टीचर थे, छात्र को कोई मानसिक बीमारी हो जाए, कार्य की जटिलता, या फिर सीखने का समय, मतलब रात को आप कभी भी सिखा रहे हैं, जो जैसे दोस्तों हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सीखना चाहिए, तो उस समय बच्चे को ज़्यादा याद होता है, सुबह के हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। कक्षा का वातावरण अच्छा ना हो, मतलब अगर मान लो 10 स्टूडेंट हैं तो 8 स्टूडेंट उसमें कुछ चुलबुले स्टूडेंट हैं, कुछ मतलब शरारती बच्चे हैं, तो 2 जो स्टूडेंट हैं हमारे होशियार, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो कर्व ऑफ लर्निंग होती है, अधिगम के जो वक्र होते हैं वो क्या हैं और कैसे ये बनते हैं और कैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व में दोस्तों हमारा टाइम और जो हमारा लर्निंग की मात्रा है उसको हम मैटर करेंगे। तो दोस्तों स्ट्रेट में हम जो सरल रेखीय वक्र है उसमें हम कहते हैं जब सीखने की गति और जो समय है वो समान हो, जैसे यहाँ पर भी इतना ही और यहाँ पर भी इतना ही, जब सीखने का जो हमारा लर्निंग कर्व है वो समान हो, टाइम भी निकल रहा है और हमारा लर्निंग भी अप जा रहा है, अगर समय और मतलब लर्निंग की जो स्पीड है वो समान हो, तो दोस्तों हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व ही बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पॉजिटिव कन्वेक्स कर्व, धनात्मक उन्नत और वक्र। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे जब सीखने की गति, जब जो हमारा ग्राफ है, मान लो ये टाइम है और ये हमारी परफॉर्मेंस, सीखने की गति, जब सीखने की गति प्रारंभ में कम हो, दोस्तों प्रारंभ में कम है और अंत में तीव्र हो जाती है, अंत में तीव्र हो जाती है, तो इसको हमें जो है दोस्तों पॉजिटिव बोलेंगे, धनात्मक उन्नतर कर्व बोलेंगे दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे दोस्तों नेगेटिव की, ये टाइम ये परफॉर्मेंस। तो नेगेटिव में क्या है दोस्तों, जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र होती है, जब सीखने की गति दोस्तों एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, मैं पॉजिटिव में दोबारा सिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से हम दोबारा सीखेंगे। स्ट्रेट तो आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गई होगी, समय और परफॉर्मेंस सेम होता है। तो पॉजिटिव जो है दोस्तों इसको हम दोबारा सीखेंगे यहाँ से। दोस्तों टाइम और परफॉर्मेंस, इसमें दोस्तों क्या होता है, जब मैं आपको बताता हूँ कि जब सीखने की गति प्रारंभ में कम हो और अंत में तीव्र हो जाए, तो ये प्रारंभ में समय लग रहा है, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही, लेकिन अंत में ऊपर हो जाए, ऐसे होगा दोस्तों। आपने भी दोस्तों आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब कि सीखने की गति प्रारंभ में कम होती है और अंत में तीव्र हो जाती है, अप हो जाती है, तो आपका ये पॉजिटिव हो गया। अब मैं आपको नेगेटिव समझाता हूं दोस्तों। नेगेटिव में क्या है, जब हमारा ये दोस्तों टाइम, ये हमारी परफॉर्मेंस, तो नेगेटिव में दोस्तों गति प्रारंभ में तीव्र होती है, प्रारंभ में ऑटोमेटिक यहाँ से अप जाएगी और फिर मंद होती जाती है, फिर बराबर हो जाती है। यहाँ पर तो एकदम मतलब स्पीड से बढ़ रही थी सडनली और फिर अंत में मंद हो गई, ये आपकी जो है नेगेटिव है। और दोस्तों मिक्स्ड में क्या है दोस्तों, कभी अप कभी डाउन, ये टाइम ये परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपकी कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो ये आपकी जो है मिक्स्ड, जैसे एस कर्व जिसे हम बोल जाते हैं,
तो इसमें क्या है दोस्तों, सीखते जाते हैं फिर भूलते जाते हैं, फिर सीखते जाते हैं फिर भूलते जाते हैं, मिक्स्ड में ये होता है दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और टाइप्स ऑफ लर्नर्स का दोस्तों हम अब जिक्र करेंगे। टाइप्स ऑफ लर्नर्स में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारे समाज में व्यक्तिगत भी बनता पाई जाती है। जैसे दोस्तों हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस आप जानते होंगे, सभी छात्र और सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वे सभी अलग अलग। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को मंदगति से याद होता है, किसी को सुनकर याद होता है, किसी को पढ़कर याद होता है। तो सभी छात्रों की सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। हम मुख्यतः 3 प्रकार से सीखते हैं, देखकर, सुनकर और छूकर। जो दोस्तों हमें फ्लेमिंग मनोवैज्ञानिक हैं, आप याद करेंगे, फ्लेमिंग मनोवैज्ञानिक ने अधिगम शैली मॉडल को परिभाषित किया जिसका नाम VA और K। दोस्तों इसको याद करेंगे, V से विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टुअल मतलब हाथ लगाकर, स्पर्श लगाकर, इसको हम काइनेस्थेटिक इसका वर्णन करते हैं। दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, विजुअल लर्नर्स जो किसी चीज को, फिल्म, चित्र या चार्ट आदि को देखकर, प्रतिमाओं को देखकर या वस्तुओं को देखकर हमारे सीखते हैं, उन्हें हम विजुअल लर्नर्स बोलते हैं। फिर दोस्तों बात आती है ऑडिटरी लर्नर्स, जिसे श्रवणात्मक मतलब जिसे हम सुनकर या बोलने में निर्भर करता है। फिर दोस्तों बात आते हैं जो हमारे टैक्टुअल, जिसे हम काइनेस्थेटिक लर्नर्स भी बोलते हैं। इसमें अधिगम करता शारीरिक अनुभवों से सीखता है, जैसे छूना, महसूस करना, पकड़ना या फिर कर डूइंग। दोस्तों ये सभी बातें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र किया और इसी के आधार पर आपने ये चैप्टर्स भी सीखने का प्रयास किया होगा। फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लाया हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट अवश्य लेना दोस्तों, अवश्य। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन DSSB या KVS जैसे जो मेन एग्जाम होते हैं यहाँ पर आपको यूं के यूं या फिर हो सकता है सीटेट में 1 नंबर का प्रश्न यूं का यूं देखने को मिल जाए। दोस्तों बात करेंगे प्रीमैक प्रिंसिपल की। दोस्तों प्रीमैक प्रिंसिपल क्या है? यह सिद्धांत एक तरीके का पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का ही सिद्धांत है जो डेविड प्रीमैक, दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि डेविड प्रीमैक ने इस सिद्धांत को देने का प्रयास किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कम अनुकूलन वाले काम की अपेक्षा अधिक पसंदीदा वाले काम के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। एक छात्र से यह कहा जाता है कि यदि आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। तो दोस्तों जो हमारा वो परफॉर्मेंस है, जो रीइंफोर्स उनको मिला और जो बाद में परफॉर्मेंस आती है उसको प्रीमैक प्रिंसिपल बोला जाता है। दोस्तों ये इसमें था प्रीमैक प्रिंसिपल में। बाकी आपको अगर डीपली इसके बारे में नॉलेज लेनी है तो आप गूगल वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा बताना थोड़ा मुमकिन नहीं है। तो मैंने आपको इन 10 शॉर्ट यही समझाने का प्रयास किया। दोस्तों प्रीमैक प्रिंसिपल क्या है? यह सिद्धांत एक तरह का पुनर्बलन का सिद्धांत है। दोस्तों सिर्फ ओनली रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल है, सिर्फ मतलब पुनर्बलन का ही एक सिद्धांत है जो डेविड प्रीमैक ने दिया था। इसके अनुसार बच्चों को कम अनुकूलित, जो उसके मतलब मनपसंदीदा काम है या फिर रिस्पॉन्समेंट ज़्यादा उस काम को ज़्यादा करने का प्रयास बच्चे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपके साथ तैयारी करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम अवश्य करवाया जाएगा। और दोस्तों आप अनुज टीचिंग पॉइंट को बिल्कुल सटीकता से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का दोस्तों मैं खुद आपके प्रयास करूँगा। और आपकी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए यहाँ पर आप CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज से अवश्य जुड़ें, क्योंकि CDP ब्रह्मास्त्र सीरीज आपकी तैयारी को बिल्कुल सटीकता से आपको एम को सक्सेस पाने में काम करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।